स्टूडेंट्स, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर इक्वालिटी। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था फ्रीडम। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। इक्वालिटी यानी कि बराबरी। इक्वालिटी मीन्स देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, a value that is also enriched in our constitution. Equality ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद इक्वलिटी की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शुड बी द इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन इक्वलिटी के लिए कोई जगह नहीं है इन इक्वलिटी को, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि ये इलीगल प्रैक्टिस है। कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है हमेशा इक्वलिटी की। तो चलिए आज हम उसी को डिस्कस करते हैं डिटेल में। व्हाट डज इक्वलिटी मैटर, तो हमारा टॉपिक है व्हाट डज इक्वलिटी मैटर। इक्वलिटी इज अ पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल दैट हैज़ इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी। इक्वलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावरफुल पॉलिटिकल और मोरल आइडिया है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन सोसाइटी को गाइड किया जाता है। For many centuries, it is implicit in all faith and religions which proclaim all humans to be the creation of God. देखो ये बिल्कुल क्लियर है कि तमाम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को गॉड ने बनाया है। We all are the creation of God. As a political idea, the concept of equal, तो जब सब लोगों को एक ही गॉड ने बनाया है, क्रिएटर सबका एक है, तो हम वहाँ पर उस किसी के भी साथ अनइक्वलिटी या इनइक्वलिटी जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज सबको बनाने वाला एक है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता चलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इवोक्स द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस और नेशनलिटी। तो पॉलिटिकल आइडिया जो इक्वलिटी का वो बात करता है कि there should be equal treatment and there is no discrimination on the ground of the color, gender, race और nationality। यानी कि किसी भी इंसान के साथ उसके कलर, उसके जेंडर, उसकी रेस के बेस पर या नेशनलिटी के बेस पर आप किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सभी लोगों को कैसे ट्रीट करना है? इक्वली। It maintains that the human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. क्यों? क्योंकि सब लोग इंसान हैं और सब लोग डिज़र्व करते हैं कि उन्हें कॉमन ट्रीटमेंट या कॉमन तमाम लोगों को रेस्पेक्ट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ये सब डिज़र्व करते हैं बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। इट इज़ इन दिस notion of a shared humanity that lie behind, for instance, the notion of universal human right or crime against humanity. और जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वलिटी की बात करता है और ये भी क्लियरली बता दिया गया है कि अगर किसी के साथ उसकी रेस, उसके जेंडर, उसके कलर, कॉम्प्लेक्शन या नेशनलिटी या रीजन के बेस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो एक तरह से एक क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। और इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशमेंट का प्रोविज़न भी है। इन द modern period, the equality for all human beings has been used as a rallying slogan in the struggle against the state and social institutions which uphold inequalities of rank. मॉडर्न पीरियड में अगर हम बात करें तो इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, तो तमाम लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यानी कि अगर किसी भी ग्राउंड पर कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह की इनइक्वालिटी करता है, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हों या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, तो वो कर नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता। वेल्थ स्टेटस एंड प्रिविलेज अमंग पीपल, किसी की इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पर उसको प्रिविलेज प्रोवाइड करना या किसी के जो बैकग्राउंड है उसका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, इन तमाम ग्राउंड पर या इन तमाम चीज़ों की वजह से किसी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हम उसको स्पेशली ट्रीट करें और दूसरा इंसान जिसका इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा ख़राब है तो उसको हम
उसके साथ इनडिस्क्रिमिनेट करें, तो ये इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी कोई जगह नहीं है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी एंड द मोनार्की। लिबर्टी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इक्वलिटी बराबर है फ्रेटर्निटी। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वो एक तरह से मैं कह सकती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में, जिनके लिए इंसान ने एक रिवॉल्ट किया है अरिस्टोक्रेसी के ख़िलाफ़, मोनार्की के ख़िलाफ़। क्योंकि मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी ये ऐसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जिसमें जो कॉमन पीपल होते हैं उन्हें किसी तरह की लिबर्टी, इक्वलिटी नहीं मिलती, हासिल ही नहीं होती, ना मोनार्की में है। हमने जैसे फ्रेंच में हमने पढ़ा कि फ्रेंच में मोनार्की थी, तो वहाँ पर जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। इसका मतलब क्या, उन्हें किसी तरह की इक्वलिटी नहीं थी, किसी तरह की लिबर्टी नहीं थी। तो इन लिबर्टी के लिए, इक्वलिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए लोगों ने एक बड़ा स्ट्रगल किया है मोनार्की के ख़िलाफ़ जाकर, अरिस्टोक्रेसी के ख़िलाफ़ जाके। क्योंकि मोनार्की अरिस्टोक्रेसी में किसी तरह के लोगों को कोई लिबर्टी और इक्वलिटी नहीं दी जाती। द डिमांडेड फॉर इक्वलिटी वाज आल्सो रेज ड्यूरिंग एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल इन एशिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। देखो 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका में, क्योंकि कॉलोनियलिज्म जो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या था कि जो ये कंट्रीज़ हैं उनको कॉलोनीज़ में डिवाइड कर दिया था, ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पर रूल कर सकें। जब रूल कर रहे थे दूसरे लोग आके, ब्रिटिशर्स आके रूल कर रहे थे, तो जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हें किसी तरह की कोई इक्वलिटी हासिल नहीं थी। तो उन लोगों ने एंटी कॉलोनियल लिबरलाइजेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अपने लिए इक्वलिटी की डिमांड की। इट कंटिन्यूज़ टू बी रेज्ड बाय अ स्ट्रगलिंग ग्रुप सच एज। और ये जो डिमांड की उन्होंने बराबरी की, इक्वलिटी की, ये उनकी डिमांड, ये उनका स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि जैसे ही चंद लोगों ने आवाज़ उठाई, इक्वलिटी की बात की और उसके दूसरे दिन उन्हें इक्वलिटी दे दी गई, ऐसा कुछ नहीं था। सच एज वेमेन और दलित हु फील मार्जिनलाइज्ड इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में हम आज भी देखते हैं कि औरतें और दलित हैं और ST SC के लोग हैं, वो सोसाइटी में आज भी कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड हैं और उनका आज भी इक्वलिटी नहीं किया जाता। टुडे इक्वलिटी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड आइडिया विच इज़ एम्बोडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ मैनी कंट्रीज़। ये बिल्कुल सच है कि आज हम इक्वलिटी की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वलिटी की बात करता है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इक्वलिटी को लेकर लॉज भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सोसाइटी में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे कि वेमेन हैं और दलित हैं, ST SCs हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड हैं। उन्हें आज भी ऐसा फील होता है कि जैसे कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। अगर आप देखें तो आज भी ये लोग इस तरह की चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं कि जहाँ पर इन्हें अनइक्वलिटी जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। येट इट इज़ इनइक्वलिटी रेदर देन इक्वलिटी which is most visible around us in the world as well as within our society. In our country we can see slums existing side by side with luxury housing, a school with world class facilities and air conditioned classroom, along with a school which may lack even drinking water facilities or toilet, waste of foods as well as starvation. There are glaring differences between what the law promises and what we see around us। जो कि आज भी हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटस को देख लो सोसाइटी में, वो लोग एकदम बेहतरीन, उनके लग्जरी हाउसेज होते हैं। सोसाइटी में अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो सब लोग सेम मकानात में, सेम हाउसेस में रहें, लेकिन नहीं, आज भी सोसाइटी में बहुत सारी जगह जहाँ पर स्लम, झोपड़ झुग्गी में लोग रह रहे हैं। आप स्कूल्स देख लीजिए, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो बहुत कमर्शियल बेसिस पे जिनको चलाया जा रहा है, कमर्शियल, और वहाँ तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहाँ पर एक इकोनॉमिकली जो वीक बैकग्राउंड का बच्चा है वो नहीं पढ़ सकता। अब इसके बरक्स दूसरे स्कूल ऐसे भी इसी सोसाइटी में लाई कर रहे हैं जहाँ पर के बच्चों को पीने का साफ़ पानी भी नहीं मिल पाता है, ना ही वहाँ पर कोई टॉयलेट फैसिलिटी साफ़ सुथरी होती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इक्वलिटी है। अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी का मतलब है कि तमाम हाउसेस सेम हों, तमाम स्कूल्स में सेम कंडीशन, सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। तो ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारे ग्राउंड में हमें इन इक्वलिटी देखने को मिलती है, चाहे वो हमारी कंट्री हो, चाहे वो और कंट्री हो। आज भी लोग इनइक्वलिटी का खूब सामना करते हैं। फैक्ट्स शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वलिटी। The richest 50 individuals in the world have a combined income greater than that of the
पुअर 40 करोड़ पीपल। देखिए इक्वलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या जो सच है वो समझ लीजिए आप, कि अगर हम दुनिया के 50 रिच लोगों को देखें और उनको कंबाइन करें तो उनकी इनकम दुनिया में जो गरीब लोग हैं, जो 40 करोड़ गरीब हैं, उनसे ज़्यादा है 50 लोगों की आमदनी। तो ये क्या है? ये फैक्ट है जो बताता है कि समाज में आज भी इनइक्वालिटी है। यानी कि 40 करोड़ 40 करोड़ लोगों से ज़्यादा है 50 लोगों की आमदनी। The poorest 40% of the world population receive only 5% of global income। यानी कि अगर हम ग्लोबल इनकम की बात करें तो गरीब जो पुअर पीपल्स हैं दुनिया में, उनके जो 40% लोग हैं उनको सिर्फ ग्लोबल इनकम का 5% मिलता है। वाइल द रिचेस्ट 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल, जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल के जबकि जो 10% लोग हैं, जो रिचेस्ट 10% लोग हैं, वो 54% ग्लोबल इनकम पर उनका कंट्रोल है। यानी कि 10% लोगों का कंट्रोल कितनी परसेंट इनकम पर है? ग्लोबल इनकम पर है 54% पर। जो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है पुअर लोगों की, वो 5% रिसीव करती है ग्लोबल इनकम। आप डिफरेंस देख लीजिए, फैक्ट ये है, जबकि सब इक्वलिटी की बात करते हैं लेकिन सच्चाई कुछ और है। The first world of the advanced industrial countries, mainly North America and the Western Europe, with 25% of the world population, owns 86% of world's industry and consumes 80% of the world energy। फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज, एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोप है। अब वहाँ पर क्या है? विद 25%, यानी कि दुनिया की 25% आबादी है यहाँ पर, जबकि 86% वर्ल्ड इंडस्ट्री यही पाई जाती है इन दोनों कंट्रीज़ में। 80% वर्ल्ड कंज्यूम 80% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी का 80% हिस्सा ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये कंज्यूम कर लेते हैं। ऑन अ per capita basis, a resident of advanced industrial countries consume at least 3 times as much water, 10 times as much energy, 13 times as much iron and steel, and the 14 times as much paper as someone living in a developing country like India or China। आप देख रहे हो डिफरेंस कितना है। The risk of dying from pregnancy related cause is first to 18 in Nigeria, but 1 to 87,000 in Canada। मरने वालों में देखिए रिस्क क्या है। तो ये फैक्ट है, यानी कि इक्वलिटी की बात तमाम देश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर इनइक्वल ट्रीटमेंट होगा तो पनिश किया जाएगा। इनइक्वलिटी इलीगल है और पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा है तो फिर भी इनइक्वलिटी क्यों है? फैक्ट कुछ और कहते हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, जैसे कि कहा गया कि हमें इक्वलिटी है तो कहीं ना कहीं फिर भी औरतें दलित हैं जो इनइक्वलिटी का सामना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में अभी भी कमी है, क्योंकि फैक्ट्स बिल्कुल अलग है। देखिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया। आर्थिक अगर हम देखें तो किस तरह से इंडिया में इनइक्वालिटीज़ पाई जाती है इकोनॉमिक सेक्टर में। Here are some findings from the Census of India held 2011 about household amenities and assets। You don't need to memorize any of these figures, just read these to understand the extent of urban-rural disparities in country where would your own family fit। देखो ये एक रूरल और अर्बन फैमिलीज़ का डेटा दे रखा है। यहाँ पर हम आसानी से इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को देख सकते हैं। फैमिलीज़ दैट हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, रूरल फैमिलीज़ में कितने लोगों के इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है? गांव में लगभग 55%, यानी कि 45% लोग गाँवों में अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। अर्बन फैमिलीज़ में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात करें तो 93% फैमिलीज़। टेप वाटर इन द हाउस,
कि रूरल एरियाज़ में टेप वाटर यानी कि जो एक प्रॉपर नल वगैरह का जो सिस्टम है 35%। अर्बन फैमिलीज़ में अगर हम देखें 71। बाथरूम इन हाउस 45%। अर्बन में 87%। टेलीविज़न 33%। अर्बन फैमिलीज़ में 77%। स्कूटर मोप्ड मोटरसाइकिल 14%। अर्बन में 35%। कार जीप वैन 2% और अर्बन में 10%। अब अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी में अब यहीं आप देख लीजिए रूरल और अर्बन फैमिलीज़ में जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है वो किस तरह से लाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि इनइक्वलिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन तो करता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड फिगर पर आकर देखें तो इनइक्वलिटी एज सच लाई नहीं करती। Thus we face a paradox almost every except the idea of equality as almost everywhere we encounter inequality। वही हम आपसे बता रहे हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बात करता है इक्वलिटी की, लेकिन अगर हम देखें तो इनइक्वलिटी ऑलमोस्ट हर जगह इनइक्वलिटी पाई जाती है। We live in a complex world of unequal wealth, opportunities, work situation and the power should be concerned about these kind of inequalities। हम एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में रहते हैं जहाँ पर वेल्थ को लेकर इनइक्वलिटी पाई जाती है, यानी कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो मांग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अपॉर्चुनिटीज़ सबको नहीं मिल पाती इक्वल। वर्क सिचुएशन जिस तरह मतलब जो वर्किंग कंडीशन होती हैं हर जगह की सेम नहीं होती। तो ये तमाम सेक्टर हैं जहाँ पर इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। Are they a permanent and the inevitable feature of social life which reflect the differences of talent and ability of human being as well as their different contribution towards social progress and the prosperity। देखो हमारी अगर सोशल लाइफ में देखें, सोशल सोसाइटी में देखें तो इनइक्वलिटी खूब पाई जाती है। इनइक्वलिटी की वजह से क्या होता है, इनइक्वलिटी का सीधा असर इंसान के टैलेंट, उसकी एबिलिटी पर देखने को मिलता है। देखिए अगर कोई बहुत टैलेंटेड इंसान है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत एबिलिटीज़ उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन मान लीजिए वो इकोनॉमिकली बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा बहुत पुअर कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल कहाँ करे। सबसे पहले उसकी बेसिक नीड बन जाएगी खाना। जब खाना उसको मैसर नहीं होगा तब तक वो कोई ढंग का काम कर नहीं सकता। यानी कि अगर मतलब हर इंसान का अपने देश की प्रोग्रेस में, सोसाइटी की प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें मतलब जो हमारी सोसाइटी और देश के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल बना कर दिया। इस तरह वो हिंदुस्तान के थे, ठीक है। इस तरह दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर पैदा होते हैं और अपनी कंट्रीज़ के लिए, अपने कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अब ये नहीं पता कि किसके अंदर कौन सा टैलेंट पाया जाता है, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़, कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। वो वक्त के साथ साथ उभरना शुरू होता है। लेकिन अगर एक इंसान की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, तो अगर उसे कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो उसके सबसे पहले उसकी जो बेसिक नीड की तरफ उसका फोकस जाएगा, उसका फोकस डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। तो इस इनइक्वलिटी की वजह से इस तरह से जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पे भी बहुत असर पड़ता है। और आर दीज इनइक्वलिटी आर कंसिक्वेंस ऑफ आवर सोशल पोजीशन एंड रूल्स। दीज आर क्वेश्चन दैट हैव ट्रबल्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मैनी ईयर्स। तो अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी सिर्फ मतलब ग्राउंड में भी देखने को, प्रैक्टिकली भी इक्वलिटी देखने को मिलनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी स्कूल्स की, और स्कूल्स की दी थी कि जो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को साफ़ पानी पीने का भी मैसर नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए उन बच्चों में पढ़ने वाला कोई हो सकता है, दूसरे मिसाइल मैन बने हिंदुस्तान का। अब जब उसे साफ़ पीने का पानी नहीं है तो वो उससे मान लीजिए उसने कोई पॉइज़न पानी था, गंदा पानी था, पी लिया, बीमार हो गया, मर गया, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी की वजह है। तो हर चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन अ क्वेश्चन of this kind that makes equality one of the central theme of social and political theory। अगर हम सोशल थ्योरी या पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो इक्वलिटी एक सेंट्रल थीम है, क्योंकि देखो सोसाइटी या पॉलिटिकली हम बात करें
तो अगर जिस सोसाइटी में इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा, सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो वो सोसाइटी प्रोग्रेस ही नहीं कर सकती, आगे बढ़ ही नहीं सकती। लोग आपस में किसी न किसी चीज़ को लेकर किसी न किसी ग्राउंड पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। A student of political theory has to address a range of questions such as what does equality imply? Since we are different in many obvious ways, what does it mean to say what we are equal? What we are trying to achieve through the idea of equality? देखो, अब ये जो एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, कैसे इक्वलिटी को अचीव कर सकते हैं, और इक्वलिटी के ज़रिए हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल डिफरेंसेस इनकम एंड स्टेटस। और अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमें जो भी डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं इनकम में, स्टेटस में, उनको हमें किस तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। इन अदर वर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ इक्वलिटी वी आर परसुइंग। और दूसरा ये कि सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन जिस इक्वलिटी की बात करता है कि सोसाइटी में उस इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है कि लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, कि सबको बराबरी का दर्जा है। क्योंकि अगर इक्वलिटी नहीं है सोसाइटी में तो सोसाइटी में जो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आएगी। तो इक्वलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है कि उसको हमें इम्प्लीमेंट कराना है ताकि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। और इक्वलिटी के लिए लोगों ने एक लंबा स्ट्रगल भी किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी विच वी विल कंसीडर हियर आर टू प्रमोट द इक्वलिटी शुड बी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्सन इज एग्जैक्टली। तो मैंने वही आपसे कहा कि अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो बात सिंपल ये है कि हमें तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। हाउ शुड अ सोसाइटी डिसाइड विच डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट और द रिवार्ड आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। अब ये सोसाइटी की तय करेगी कि किस तरह का ट्रीटमेंट है जिसको हमें रिवार्ड देना है, किस तरह की चीज़ें हैं जो हमें सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करनी, किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट हमें वही चीज़ें करनी है जिससे हमें ये लगता है कि सोसाइटी में हाँ कि किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें हमें एक्सेप्ट कर लेनी है। जहाँ हमें लगता है कि किसी भी वजह से, किसी चीज़ वजह से सोसाइटी में बाकी किसी दूसरे इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, हमें उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना। अब ये पॉलिसी और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें तमाम लोगों को एक साथ लेकर चले, तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करने की बात की जाए और उन तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया भी जाए। मतलब बात ही नहीं की जाए बल्कि तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करना भी चाहिए। जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बन जाती है, तभी सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है। कलर्ड सर्व्ड इन रियर, ड्रिंकिंग फाउंटेन वाइट कलर्ड, रेस्ट रूम वाइट ओनली। व्हाट इज इक्वलिटी? सवाल उठता है बेटा, व्हाट इज इक्वलिटी, कि इक्वलिटी क्या है। ऑल ऑफ देम मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, कलर और एंड दीज appear to most of us as unacceptable. In fact, such distinction violate our intuitive understanding of equality, which tell us that all humans should be entitled to some respect and consideration because of their common humanity. देखो, इक्वलिटी का मतलब है कि all pupils treated equality इन स्पाइट ऑफ द रिलीजियस बैकग्राउंड, रेस, कलर, जेंडर, यानी कि तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे उनकी रेस कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं और उनको इक्वली ट्रीट करना है। सब लोग इंसान हैं और उनको इक्वली ट्रीट करना है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना। ट्रीटिंग पीपल, ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है, ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रेस्पेक्ट, सबको एक बराबर इज्जत देनी है। नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन आइडेंटिकल वे। नो सोसाइटी ट्रीट ऑल इट्स मेंबर इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशंस। लेकिन होता क्या है, देखने में आता है कोई भी सोसाइटी हो अपने तमाम लोगों को हर जगह हर हालात में एक जगह से एक तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन ये गलत है। ये
इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि इक्वलिटी बात करती है तो हमें इज्जत भी तमाम लोगों को देनी है, तमाम लोगों को, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हमें इक्वली ट्रीट करना है। स्मूथ ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शन एंड पीपल ऑफन एंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवार्ड एंड अकाउंट ऑफ इट। देखो, किसी भी सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शंस, काम हैं जो उनको हमें डिवाइड कर देना है। एंड पीपल ऑफन एंजॉय डिफरेंट, लोगों का अलग अलग स्टेटस होता है, सब अपने अपने स्टेटस को, मतलब जो जिस स्टेटस में है, जिसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है या जिसको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है वो उसी में उसको एंजॉय करते हैं। एंड रिवार्ड ऑन, अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा करता है सोसाइटी के लिए, कोई अच्छा कर रहा है, तो ये भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है कि उसको उसके लिए रिवार्ड दे। एट अ टाइम दिस डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट में अपीयर एक्सेप्टेबल, तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट हैं वो तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान ने सोसाइटी के लिए, देश के लिए प्रोग्रेस में बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है, कुछ ऐसी चीज़ टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जिससे देश की तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा, तो ये तरह का तो उसको रिवार्ड दिया जाए, तो इस तरह का ट्रीटमेंट तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट may be acceptable even necessary. We usually don't feel that the giving prime minister or army general a special official rank and status goes against the notion of equality. देखो, हम ये भी देखते हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों को एक तरह की स्पेशल रैंक ऑफिशियल होते हैं, उन्हें एक अलग ही स्टेटस और अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन बट सम अदर काइंड ऑफ इनइक्वलिटी मे सीम अनजस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम इनइक्वलिटी की कैटेगरी में उनको रखते हैं और वो अनजस्ट हैं, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक दलित स्टूडेंट है, उसको स्कूल में एडमिशन ये कहकर ना दिया जाए कि भाई तुम दलित हो, ये कहकर उसको वहाँ से वापस कर दिया जाए, ये है इनइक्वलिटी। इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। या मान लीजिए एक बच्चा है जो स्लम एरिया में पैदा होता है, तो उसको एक न्यूट्रिशन फूड ना दिया जाए, अच्छी एजुकेशन ना दी जाए, कहकर कि नहीं भाई तुम तो झोपड़ झुग्गी में पैदा हुए हो, तो तुम्हें ना अच्छे खाने पान की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें एजुकेशन की ज़रूरत है। ये है इनइक्वलिटी जो एक्सेप्टेबल नहीं है। The question that arise which distinction and the difference are acceptable, which are not when the people are treated differently just because they are born in a particular region, race। अगर मान लीजिए सोसाइटी में लोगों को इसलिए अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो जिस जगह पैदा हुए हैं, उनकी रेस क्या है, उनका कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, तो ये चीज़ और उस इन सब की बेस पर उसको इनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो ये सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है। प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी जनरल हैं, उन्होंने कुछ अच्छा किया, उसको रिवार्ड दिया गया, आम पब्लिक को नहीं दिया गया, उनको रिवार्ड दिया गया, तो ये एक्सेप्टेबल है इस तरह की इनइक्वलिटी। लेकिन कोई झोपड़ झग्गी में पैदा हुआ है, कोई गरीब है, उसको उसकी रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन की बेस पर उसके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली बात करता है कि हमें किसी भी ग्राउंड पर इनइक्वलिटी के साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट लोगों के साथ नहीं करना, तमाम लोगों को इक्वल ट्रीट करना है। और वो भी मैंने आपको बता दिया कि इक्वलिटी जैसे कि डिफरेंसेस हैं, तो किस तरह के डिफरेंसेस को या इनइक्वलिटीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और कौन सी इनइक्वलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।